यंग मास्टर, आपको कुछ कहना है? आयुष ने पहल की। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुमने शनाया के साथ ऐसा क्यों किया। आहान ने अपनी नजरें आयशा की तरफ करते हुए पूछा। ये शनाया अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। ये मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसके साथ रहने के लिए उससे पैसे मांग रही थी। मैं इसे सबक कैसे नहीं सिखाती? क्या तुम्हें इस बात पर भरोसा है? अब आहान की नजरें आयुष की तरफ थी, पर अगर आयशा ने ये बात बोली है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। मैं समझ सकता हूँ। आहान ने सिर हिलाकर सहमति दी। वहां खड़ा कोई भी इंसान समझ नहीं पा रहा था कि आहान की इस बात का क्या मतलब था। इस वक्त सिर्फ राज जानता था कि आहान क्या सोच रहा था। अर्पित, तुम बताओ, क्या जो आयशा बोल रही है वो सच है? क्या सच में यंग मास्टर की पत्नी ने तुमसे पैसे मांगे थे? आयुष की आंखें अब डर से भरी हुई थी। हाँ, ये सच है शनाया। मेरा मतलब है कि यंग मास्टर की पत्नी मेरे पास आई थी और मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। अर्पित कपूर। सजा देने की लिस्ट में आहान ने अब अर्पित का नाम भी जोड़ लिया था। यंग मास्टर, मामला साफ है। आयशा ने आपकी पत्नी को भेड़ियों के बीच इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने इसके पति पर डोरे डाले थे। मैं मानता हूं कि आयशा ने बहुत गलत किया है, पर आपकी पत्नी भी कुछ सही नहीं है। अच्छा, और फिर क्या? आपने आयशा को पहले इतना डरा दिया था तो हिसाब बराबर हो गया। और जहां तक आपकी पत्नी के इलाज की बात है तो मैं आपको उनके लिए 1 लाख रुपए दे देता हूँ। भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? आयशा, यंग मास्टर मेरे दोस्त हैं। मुझे फैसला करने दो। मैं इनके साथ बहुत बुरा नहीं कर सकता। फाइन। आयशा के चेहरे पर अभी भी डिससैटिस्फैक्शन था, पर वो अपने भाई की बात मान गई थी। इस बार तो तुम बच गए, पर अगली बार तुम्हें मेरे सामने और मुझे परेशान किया तो मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? अगली बार आएगा ही नहीं। यंग मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? मेहता फैमिली में कितने लोग हैं? 38। मेहता फैमिली में 38 लोग हैं। आपने ऐसा क्यों पूछा यंग मास्टर? राज, बाद में मेहता फैमिली को 38 लाख भिजवा देना। राज ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। राज अच्छे से जानता था कि आहान के इस बात का क्या मतलब था। चलो, तुम्हें पता तो है कि कैसे बिहेव किया जाता है। अगर यंग मास्टर आयशा से माफी मांग लेते तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मेहता फैमिली के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस नक्शड़ी बहन से माफी मांगूंगा? और ये पैसे तुम्हारे बहन के साथ ऐसे करने के लिए हैं? हाँ, और क्या कारण हो सकता है 38 लाख किसी को देने का? आयुष का सिर अब कंफ्यूजन में चकराने लगा। ये पैसे तो मैं तुम्हारे परिवार को अभी होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दे रहा हूँ। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। नुकसान की भरपाई? तुम्हारी पत्नी को भेड़ियों ने सिर्फ हाथ पर काटा है, जान से नहीं मारा है। तुम इसका बदला पूरी मेहता फैमिली से लोगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेहता फैमिली क्या है? हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आयुष, अगर शनाया की उन भेड़ियों की वजह से जान चली जाती तो मेहता फैमिली भले ही यंग मास्टर के सामने नाक भी रगड़ लेती, उन्हें माफी नहीं मिलती। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कहा था? बस राज, बातें करना बंद करो। आहान अब बेचैन हो रहा था। क्या यहाँ पर और भेड़िए हैं? यंग मास्टर, यहाँ भेड़िए तो नहीं है। राज ने पिंजरों में बेहोश पड़े भेड़ियों की तरफ देखते हुए कहा। पर हाँ, यहाँ टाइगर हैं। कितने? 2। उन दोनों टाइगर्स को यहाँ लेकर आओ। जी यंग मास्टर। ब्रदर राज, तुम इस आदमी की मदद करना चाहते हो? आयुष, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, बस अपने आप को बचा रहा हूँ। राज ने बहुत आराम से कहा। जब सब आहान की असलियत का अंदाजा लगा रहे थे तभी वहां 2 बड़े-बड़े ट्रक आए। उन ट्रक में 2 बड़े पिंजरे थे और उनमें थे टाइगर। उन्हें देखकर सबकी धड़कनें तेज हो गई, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। भाई प्लीज मुझे बचा लो। आयशा आयुष के सामने गिड़गिड़ाने लगी। मेरी फैमिली से पंगा लेकर तुम जिंदगी पर पछताना चाहते हो? मेहता फैमिली, तुमने सुना नहीं क्या कि मैंने रात से क्या कहा था? मैं दोहरा देता हूँ। मैंने रात से कहा था कि वो तुम्हारी मेहता फैमिली को 38 लाख रुपए पहुंचवा दे। हो सकता है शनाया की इस हालत के लिए तुम्हारी फैमिली को सजा भुगतनी पड़े, इसलिए कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम मेहता परिवार की वजह से बच जाओगे, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, समझे? इस बात से पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया।
सबको अब समझ आया था कि आहान ने मेहता फैमिली को पैसे देने की बात क्यों की थी। आयुष ने पहले शनाया की चोट के लिए पैसे देने की बात की थी, इसलिए अब आहान सबको चोट पहुंचाकर पैसे देना चाहता था। यंग मास्टर, मेरी बहन नादान है, क्या आप इसे एक आखिरी मौका नहीं दे सकते? नादान? अब तुम्हें तुम्हारी बहन नादान लग रही है? यंग मास्टर, मैं बेस्ट डॉक्टर से मिस शनाया का इलाज कराऊंगा। इतना ही नहीं, मैं आयशा को समझाऊंगा और इसे सजा भी दूंगा, और मैं ध्यान रखूंगा कि आगे ऐसा कुछ न करे। शनाया के इलाज मैं खुद करवा सकता हूँ, आहान ने तुरंत कहा। और जहां तक बात है इस नक्चड़ी आयशा की सजा की, तो मैं इसे माफ कर सकता हूँ अगर ये इन टाइगर्स के साथ 3 मिनट अंदर जाए और फिर जिंदा बाहर आ जाए। इम्पॉसिबल, आयुष ने कहा। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अगर ऐसा है तो फिर तुम भी आयशा के साथ अंदर चले जाओ। आहान, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं मेहता परिवार का उत्तराधिकारी हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम इसका अंजाम नहीं जानते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी फैमिली से डील नहीं कर सकता? आहान ने कहा। राज, चलो अब इस ड्रामे को खत्म करते हैं। यंग मास्टर, आयुष को राज को समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। राज, तुम मदद नहीं करना चाहते? राज जानता था कि लोग 2 नाव में सवार होते हैं और वो अक्सर डूब जाते हैं, इसीलिए राज ने फैसला किया था कि वो आहान की तरफ है। राज आयुष की तरफ गया और बोला, आयुष ब्रदर, राज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। आयुष राज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और रोने लगा। प्लीज मेरी जान बख्श दो। आयुष, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। ब्रदर, मुझे आहान के बारे में सब कुछ बता दो प्लीज, मैं आहान की असलियत जानना चाहता हूँ। राज ने ना चाहते हुए भी आहान की तरफ देखा, वो उसके हाव भाव देखना चाहता था। आहान ने राज से पहले ही कहा था कि उसके बारे में सारी बातें राज रखी जाए, पर फिर भी राज ने आयुष को थोड़ी बातें बताई। आहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता उत्तराधिकारी। अभिषेक और रजत का जिनसे झगड़ा हुआ था और उनके हाथ टूट गए थे, वो भी यही आहान है, जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी है। उसमें इन्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ये सारी बेस्ट टेक्निक जानते हैं। राज ने आयुष से ये सारी बातें बहुत धीरे कही थी, ताकि कोई तीसरा इंसान ना सुन ले। आयुष को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। आहान, शनाया अभी भी बहुत कमजोर थी। शनाया तुम कैसी हो? आहान ने उसके पास आकर पूछा। मैं ठीक हूँ आहान। शनाया के चेहरे पर एक मुस्कान थी। आहान, इन्हें जाने दो। शनाया ने खुद को संभालते हुए कहा। शनाया, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। शनाया वहीं पर गिरी हुई आयशा को देख रही थी और सोच रही थी कि आयशा उससे इतनी नफरत क्यों करती है। शनाया, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इस हादसे की छाप तुम्हारे मन में काफी दिन रहेगी। तुम्हारी चोट का इलाज करवाने के बाद हम एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलेंगे। शनाया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। शराब, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कुछ सॉल्व करना है। हालांकि शनाया ने सबके सामने उसे ऐसा बोला था, पर फिर भी जिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। आहान शनाया को लेकर वहां से चला गया। सब उसे बस देखते रह गए। करण, ये आहान रायजादा आखिर है कौन? तुम मुझसे पूछ रही हो, मैं किससे पूछूं? करण, यंग मास्टर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे नहीं ना? इतना छोटा दिल थोड़े ही होगा उनका। मुझे खुद नहीं पता ऐश्वर्या, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वैसे हमने उनको बहुत गुस्सा दिलाया है और उनकी बहुत इंसल्ट भी की है, इसलिए पता नहीं वो क्या करेंगे। अब सब आहान को कम आंकने के लिए पछता रहे थे। उधर आहान और शनाया हॉस्पिटल पहुंचे। आहान ने शिमला से डॉक्टर कुसुम को फोन करके बुला लिया था। डॉक्टर कुसुम आहान की खास जान पहचान वाली थी और बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थी। आहान शनाया के हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। यंग मास्टर, मैडम बिल्कुल ठीक है, बस डर की वजह से शायद उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो। कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वापस शिमला ट्रैवल कर सकेंगी। शनाया, अब तुम थोड़ा आराम करो, मैं डॉक्टर को बाहर छोड़कर आता हूँ। शिमला में सब कैसा है? यंग मास्टर, शिमला में सब सही है, पर गिल फैमिली में नहीं। इट्स ओके कुसुम आंटी, आप मुझे बता सकती हैं। यंग मास्टर, जब आप और शनाया दोनों मनाली आ गए, तब नीरज गिल और उनका बेटा शौर्य गिल स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट के पीछे पड़ गए थे। उन्होंने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के अंदर जो मेन प्रोजेक्ट्स थे उन्हें किसी लोकल रियल एस्टेट को दे दिए, वो भी बहुत कम रेट पर। उन्होंने ये सब काम बहुत जल्दी किया
क्योंकि शनाया के वापस आने के बाद वो ये नहीं कर पाते। ठीक है, मैं इस मामले को हैंडल कर लूँगा। आप दादाजी से कह दें। शनाया तुम ठीक हो ना? जैसे ही रूपल को इस हादसे के बारे में पता चला वो शनाया से मिलने आ गई। रूपल मैं ठीक हूँ। आहान तुमने ऐसे ध्यान रखा शनाया का? रूपल इसमें आहान की कोई गलती नहीं है। अच्छा, आहान की गलती कैसे नहीं है? वो तुम्हारा पति है, उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। उधर राज मेहता हाउस में पहुंचा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? ये सब मेरी वजह से हुआ है मिस्टर मेहता। राज ने इतना कहकर वहां जो कुछ भी हुआ सब सच बता दिया। ये सब सुनकर अनिल को बहुत गुस्सा आया। उसने जैसे ही आहान से बदला लेने की बात कही और उसे मारने के लिए कुछ लोगों को सीधा हॉस्पिटल भेजने की बात कही, राज ने उन्हें रोक दिया। मिस्टर मेहता, मैं आपके इमोशन समझ सकता हूं, पर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आहान मनाली ग्रुप के सबसे बड़े ग्रुप का मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। वो बचने की हर तरकीब जानता है। ये बात सुनकर अनिल रुक गया। और वो रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता हायर है, इसलिए आप कुछ भी ना करें तो बेहतर होगा। ये सब सुनकर अनिल ने बदला लेने का अपना फैसला बदल दिया था। भाई साहब, जो राज ने बताया क्या वो सच है? हाँ, इस बात में राज झूठ तो नहीं बोलेगा। ये सब जिसकी वजह से हुआ है वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी भी है। अब हम क्या करेंगे भाई साहब? सब लोग एक बात समझ लो, आगे चलकर कोई भी आहान से या रायजादा परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा। कोई ना बदला लेने जाएगा और ना ही दोस्ती करने। और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो अपने नाम से मेहता हटा दे। किसी ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप अपने बड़े भाई की बात मान गए। आहान के कहने पर राज ने मेहता फैमिली पर नजर रखी हुई थी। जैसे ही उसे बात का पता चला उसने तुरंत आहान को कॉल करके बताया, यंग मास्टर, मुझे नहीं लगता कि आपको इनसे कोई खतरा है। ठीक है, फिर भी तुम ध्यान रखना, कुछ भी अलग लगे तो मुझे अपडेट कर देना। कुछ देर बाद आहान के पास सुशील का फोन आया। आहान ने सुशील को क्लब ऑफ एमए के हेड अक्षय के बारे में पता करने के लिए कहा था। आहान जानना चाहता था कि क्या 3 साल पहले जो आहान के साथ हुआ था उसमें अक्षय का हाथ था। यंग मास्टर, आपने जो मुझे पता करने के लिए कहा था वो मैंने पता कर लिया है। आगे बताओ। यंग मास्टर, 3 साल पहले अक्षय ने किसी पर हमला किया था, पर यह पता लगाना मुमकिन नहीं था कि इस हमले में और कौन कौन थे और ये हमला किस पर हुआ था। यंग मास्टर, अक्षय आज 5 बजे अपने साथियों को लेकर किंग कॉन्ग क्लब लेकर आने वाला है। वहां पर एक गैम्बल फाइट होने वाली है। आहान मुस्कुराया और उसने किंग कॉन्ग क्लब की लोकेशन के बारे में पूछा। सुशील ने उसे लोकेशन बता दी। जब वो वापस वार्ड में आया तब शनाया उठ चुकी थी। अब कैसा फील कर रही है शनाया? पहले से काफी बेहतर। शनाया थोड़ा परेशान लग रही थी, इसलिए आहान ने उससे पूछा, क्या बात है शनाया, तुम परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस जो वशिष्ठ हाउस में हुआ उसके बारे में ही सोच रही थी। तुम वहां अगर लेट पहुंचते तो फिर पता नहीं क्या होता। बेबी, उसके बारे में मत सोचो। तुम बिल्कुल ठीक हो और मेरे साथ हो। मेरे होते हुए तुमको कुछ नहीं होगा। शनाया, आज शाम को मुझे किसी से मिलने जाना है। जाना जरूरी है, इसलिए तुम्हें अकेले छोड़कर जाना होगा। पर डोंट वरी, मैंने रात से कह दिया है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए किसी को भेज देगा। ओके, अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। चलो तुम नाश्ता करो। करीब 4 बजे वहां गुरुजी आए। राज ने शनाया की सेफ्टी के लिए अब अपने सबसे स्ट्रॉन्ग साथी को भेजा था। जैसे ही गुरुजी वहां पहुंचे, आहान किंग कॉन्ग क्लब के लिए निकल गया। किंग कॉन्ग क्लब पहुंचने में आहान को लगभग 1 घंटा लगा। जब आहान अंदर जाने लगा तो उसे किसी ने रोकते हुए पूछा, आप अंदर नहीं जा सकते, आज छुट्टी है। एडमिशन के लिए कल आना। मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। मुझे ये जानना है कि क्लब ऑफ एमए का कोई मेंबर यहाँ आया हुआ है कि नहीं। क्लब ऑफ एमए? क्या आप वहाँ के मेंबर हैं? नहीं, मुझे अक्षय से कुछ प्राइवेट बात करनी है। आप यहीं रुकिए, मैं अंदर पूछ कर आता हूँ। अंदर अक्षय और उसके स्टूडेंट्स बैठे थे। वो उन सबको लेक्चर दे रहा था। वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ नया सिखाना चाहता था, इसलिए इस बार बिल्कुल तैयार होकर आया था।
जब वो लड़का आहान के बारे में पूछने आया तब अक्षय और उसके स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। किंग कॉन्ग क्लब में अक्षय और उसके कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे। वहीं पर किंग कॉन्ग क्लब में हेड दिलीप भी बैठे हुए थे। गैम्बलर फाइट क्लब ऑफ एमए और किंग कॉन्ग क्लब के बीच में होने वाला था। क्लब ऑफ एमए के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। मास्टर, क्या ये गैम्बलर फाइट कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो सकती है? हम ऐसा नहीं कर सकते। ये फाइट पोस्टपोन नहीं हो सकती। अगर हम पोस्टपोन करने के बारे में सोचे भी तो बाकी लोग यही सोचेंगे कि हम क्लब ऑफ एमए से फाइट करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में मास्टर दिलीप की क्या वैल्यू रह जाएगी? ये बात दिलीप के हेड स्टूडेंट ने बोली थी। यस, सीनियर ब्रदर सही बोल रहे हैं। हमें हारने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हार मान जाने से डरना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए। मास्टर अक्षय स्टेज 2 पर है, उनके स्टूडेंट्स नहीं। हो सकता है हम जीत जाएं, और वैसे भी हमें लड़ने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। ये बात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने बोली। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। डरने की क्या बात है? ऐसा नहीं है कि जिंदगी और मौत की बात है। पापा, क्या मैं स्टेज पर जा सकती हूँ? उस लड़की ने दिलीप की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं प्रिया, तुम एक लड़की हो। मास्टर सही बोल रहे हैं। ये लड़ाई और फाइट्स आपको हम पर छोड़ देनी चाहिए। पर मैं मार्शल आर्ट आर्टिस्ट हूँ। प्रिया ने बात नाराज होते हुए बोली। वहाँ जितने भी लड़के थे सब 20 की उम्र के थे, पर कोई भी मार्शल आर्टिस्ट बोलने के लायक नहीं था। सब दिलीप से ही ट्रेनिंग कर रहे थे। अच्छा, ये बात अब दोबारा मत बोलना। स्टेज से नीचे उतरो और फिर वहां मत चढ़ना। दिलीप ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। प्रिया चुपचाप स्टेज से उतर गई। मास्टर, बाहर कोई आया है। वो क्लब ऑफ एमए के बारे में पूछ रहा है। लगता है वो मास्टर अक्षय को जानता है। अक्षय को कौन नहीं जानता? दिलीप ने कहा। अंदर आने दो उसे। जब आहान रूम में घुसा तब उसे देखकर दिलीप का मुंह बन गया। क्या तुम अक्षय को जानते हो? नहीं, अभी तो नहीं जानता। तो फिर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं उनसे फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगी। क्या तुम जानते भी हो कि अक्षय कौन है, कैसा फाइटर है? मैं जानता हूँ। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ। अक्षय कोई साधारण आदमी नहीं है। तुम उससे नहीं लड़ सकते। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ से चले जाओ। पर मैं यहाँ सच में अक्षय से लड़ने आया हूँ। लड़ने या आत्महत्या करने? अंकल, क्या आप मार्शल आर्टिस्ट हैं? प्रिया ने अचानक हंसते हुए कहा। अंकल? आहान सोचने लगा था कि क्या वो इतना बड़ा था कि एक लड़की उसे अंकल बुलाए। प्रिया, बिहेव योरसेल्फ। क्या आपकी अक्षय से कोई दुश्मनी है? दिलीप ने सीधा सीधा पूछा। हाँ, हमारे बीच की बात है। कुछ तो हुआ था हमारे बीच। मुझे बदला लेना है। मेरी बात मानो तो यहाँ से चले जाओ। अक्षय से लड़ना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर मैं कोशिश नहीं करूँगा तो पता कैसे चलेगा कि उनसे लड़ना चाहिए या नहीं? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। सभी लोग गैंगलर फाइट की तैयारी में लगे हुए थे। फाइट कुछ देर में शुरू होने वाली थी। किसी ने भी आहान से बात नहीं की थी, इसलिए वो हॉल का इंस्पेक्शन करने लगा। अभी उसे वहां रेत से भरी बोरी नजर आई। वो बोरी मामूली रेत से नहीं बल्कि लोहे से भरी हुई थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका वजन 1000 किलोग्राम के आसपास होगा। अंकल, आप क्या देख रहे हो? बोरियों को देखना। अंकल, इस बोरी को फील करना चाहेंगे आप? कैसे? आहान ने प्रिया की आंखों में शरारत देखी और उसमें शामिल हो गया। अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करो और इस बोरी पर जोर से मारो। आपको पता चल जाएगा कि इस बोरी का फील कैसा है। अच्छा, इतना आसान है? हाँ, प्रिया ने कहा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये बोरा मैं हिला सकता हूँ तो तुम मान जाओगे? अंकल, आप मजाक करना बंद करेंगे? इसका वजन 500 किलो है। मैंने आपसे इसे पंच करने के लिए कहा था, बस हाथ लगाकर फील करने के लिए कहा था। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो? आहान ने पूछा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो अपनी सजा मैं आप पर छोड़ती हूँ। ठीक है, बाद में पछताना मत।
तुम पोजीशन में। प्रिया अपनी बात कह पाती उससे पहले ही आहान ने बोरे को पंच किया और उसे हिला दिया था। ये देखकर बाकी के शब्द प्रिया के गले में ही रह गए। प्रिया अपनी आंखें मलती हुए एक और बार आहान को देख रही थी और एक बार उस लोहे के बोरे को। ये कैसे हो सकता था? जो वहां से ट्रेन्ड आर्टिस्ट नहीं कर पाए वो एक साधारण इंसान ने कर दिया। अंकल, क्या आप मार्शल आर्ट जानते हैं? सबसे पहले तो तुम मुझे अंकल बोलना बंद करो, मैं सिर्फ 25 साल का हूँ। तो क्या हुआ, तब भी आप उनसे 6 साल बड़े हैं। मैं आपको अंकल बोल सकती हूँ, प्रिया ने कहा। तो बताइए, आप स्टेज 1 के कौन से लेवल पर हैं, सेकंड या फाइनल? आहान ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। वो जब 17 साल का था तब उसने स्टेज 1 पार कर लिया था और अब वो स्टेज 2 पर था। जब प्रिया को ये पता चला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सोच रही थी कि क्या आहान स्टेज 2 का मार्शल आर्ट फाइटर है। अंकल, तो फिर क्या आप मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर हो? आहान ने इस बात पर भी गर्दन नाम हिला दी। ये कैसे हो सकता है? आप स्टेज 1 के फाइनल लेवल पर भी नहीं हैं और स्टेज 2 पर भी नहीं हैं। तो फिर आपने इस बोरी को हिलाया कैसे? आप में ऊपर वाले की दी हुई कोई महाशक्ति है क्या? प्रिया ने कहा। इस बात पर आहान ने कुछ नहीं बोला, बस प्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तुम्हें जो ठीक लगे वो समझ सकती है मेरे बारे में। मैंने 18 की एज में ही स्टेज 1 को पार कर लिया था और अगर ऐसा ही रहा तो मैं जल्दी स्टेज 2 पर भी पहुंच जाऊंगी और जल्दी से 26-27 में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन जाऊंगी। इसलिए ये मत समझना कि मैं कमजोर हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। तो तुम्हें एडवांस में बधाई दे दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, जब मैं स्टेज 2 पर पहुंच जाऊंगी और आपसे मिलूंगी तो आपको प्रोटेक्ट जरूर करूंगी। अब जब हमारे बीच में डील हो चुकी है तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अच्छा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं। अभी यहाँ फाइटिंग हॉल में किंग कॉन्ग क्लब और क्लब ऑफ एमए के स्टूडेंट्स के बीच में गैम्बलर फाइट होने वाली है। तो क्यों ना आप किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से फाइट में हिस्सा लें? और अगर मैं हार गया तो? हार गए तो हार गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। किंग कॉन्ग क्लब वैसे भी हारने वाला है। अगर आप खेलेंगे तो शायद थोड़ा कम बुरा हारेंगे। ठीक है, फिर मैं किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से फाइट करूंगा। मैं अभी पापा से बात करती हूँ। इतना कहकर प्रिया उछलते कूदते अपने पापा के पास चली गई। पापा, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो हमारी तरफ से फाइट में हिस्सा लेगा तो हम जरूर जीत जाएंगे। कौन? दिलीप अपनी बेटी की तरफ हैरानी में देखने लगे। ऐसा कौन था जिसे प्रिया जानती थी? वही जो मास्टर अक्षय के साथ फाइट करना चाहता था। प्रिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता और तुम उसे क्लब ऑफ एमए के लोगों के बीच में भेजना चाहती हो। पर पापा, वो स्टेज 1 का मार्शल आर्टिस्ट है और... बस प्रिया, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। बस बहुत हुआ। सीनियर्स ऑन द स्टेज नाउ। और तुम उस लड़के पर नजर रखना, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। दिलीप ने अपने स्टूडेंट से कहा और वहां से चला गया। यंग सिस्टर, आप अपने एक्सपर्ट को यहां से जाने के लिए कह दीजिए। कुछ ही देर में फाइटिंग हॉल में क्लब ऑफ एमए के स्टूडेंट्स और उनके साथ मास्टर अक्षय आए। वेलकम मास्टर अक्षय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मार्शल आर्ट के स्टेज 2 में एंटर कर लिया है। मास्टर दिलीप, आप बहुत हम्बल हो रहे हैं। मैं तो बस एक साधारण सा फाइटर हूँ। अब आप हम्बल हो रहे हैं। आप इस इज्जत और इस पोजीशन के लायक हैं। मास्टर अक्षय, कैंटीन में खाना भी रेडी है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। मास्टर दिलीप, खाने की क्या जल्दी है, हमारा सारा ध्यान फाइट की तरफ होना चाहिए। मास्टर अक्षय, खाना भी तो जरूरी है, खाने से एनर्जी मिलती है और खाना तैयार ही है, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। आपके स्टूडेंट्स को हम बिना खाए भी हरा देंगे। मास्टर दिलीप, इस बार ये बात क्लब ऑफ एमए के किसी स्टूडेंट ने बोली थी। मास्टर दिलीप, पहले हम फाइट कर ही लेते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 10-15 मिनट ही तो लगेंगे। इसके बाद हम आराम से जाकर खाना खा लेंगे। ये सुनकर अक्षय ने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, पर मन ही मन में अपने स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को देखकर बहुत खुश था। ये सारी बातें होने के बाद दोनों ग्रुप फाइटिंग हॉल में पहुंचे। वहां दिलीप की नजर प्रिया और आहान पर पड़ी। ये अभी तक यहाँ से गया नहीं, इसे देखने दो कि क्लब ऑफ एमए के स्टूडेंट्स कैसे फाइट करते हैं। वे शायद ही अक्षय से लड़ने की जिद न करें। अंकल, फाइट शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। प्रिया ने आहान का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज की तरफ ले गई।
दिलीप और अक्षय आपस में बात कर रहे थे और उनके स्टूडेंट्स अपना सीक्वेंस डिसाइड कर रहे थे। गेम के रूल्स बहुत ही सिंपल थे। 5-5 फाइटर हर टीम से खेलेंगे और जिसके 5 फाइटर पहले हार गए वो ये मैच हार जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी जिसकी शर्त लगने वाली थी वो थे मार्शल आर्ट में एडमिशन और जगह। जो भी टीम जीतेगी उसे ज्यादा एडमिशन और प्रैक्टिस के लिए ज्यादा स्पेस मिलने वाला था। गैम्बलर फाइट की ये रूल्स सब जानते थे। तभी दोनों क्लब के सबसे पुराने स्टूडेंट्स अपने अपने गुरु के पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आए। मास्टर दिलीप, हम हर साल एक दूसरे से लड़ते हैं और हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट जीतते हैं। जो जगह आज मेरी होगी वो अगले साल आपकी हो जाएगी। मास्टर अक्षय, फिर आप क्या चाहते हैं? शर्त कुछ और लगाई जाए? मास्टर दिलीप, आपकी बेटी की अभी सगाई नहीं हुई है ना? नहीं, मेरी बेटी की सगाई नहीं हुई है। आप मेरे बेटे से तो मिले ही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? ब्रदर दिलीप, कितना अच्छा होगा अगर हम रिश्तेदार बन जाएं। ब्रदर अक्षय, मैं आपकी बात समझता हूं, पर अब टाइम ऐसा है कि हमारे फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बच्चे ही अपना डिसीजन लेते हैं, इसलिए मुझे एक बार प्रिया से पूछना होगा। अभी पूछ लीजिए। दिलीप ने प्रिया को आवाज दी और अपने पास बुलाया। हेलो अक्षय अंकल, आप कैसे हैं? हेलो प्रिया, मैं ठीक हूँ। प्रिया, तुम अक्षय अंकल के बेटे से मिली हो ना? वो कैसे लगता है तुम्हें? हाँ, एक बार मिली हूँ, ठीक लगता है। बेटा, अक्षय अंकल का बेटा बहुत अच्छा है, उसका बिजनेस वर्ल्ड में बहुत नाम है। पापा, क्या आप मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं? अक्षय अंकल का बेटा मेरे टाइप का नहीं है। प्रिया, बिहेव। अक्षय का बेटा बहुत अच्छा है, तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। पापा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो अपने भाइयों से कहो कि अच्छे से लड़ाई करे और जीते। फाइन, मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी तो वो मेरे लिए फाइट करें। या तुम्हें लगता है कि वो फाइट कर सकता है? दिलीप ने पूछा। वो मार्शल आर्टिस्ट है पापा। मास्टर दिलीप, प्रिया बेटी को जो ठीक लगे वो उसे करने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय ने कहा। प्रिया, तुम अपने दोस्त को बोल सकती हो फाइट में पार्ट लेने के लिए, पर अगर वो हार गया तो तुम्हें शर्त माननी होगी। ओके, अगर अंकल हार गए तो मैं आपके बेटे से शादी जरूर करूंगी। प्रिया ने इतना कहा और फिर आहान की तरफ चली गई। अंकल, आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरे पापा ने अक्षय अंकल से शर्त लगा ली है, अगर आज किंग कॉन्ग क्लब हार गया तो मुझे उनके बेटे से शादी करनी होगी। और तुम अभी शादी नहीं करना चाहती ना? बिल्कुल भी नहीं अंकल, आपको पता नहीं है उसकी मॉम कैसी है। मैं उनसे जब मिलती हूँ तो वो मुझे हमेशा ताने मारती है। अच्छा हाँ, तो अब आप बताओ, आप मेरी मदद करोगे या फिर मैं अफ्रीका जाने की टिकट बुक करवा लूँ? अफ्रीका की टिकट? क्यों? अगर आप नहीं जीते तो मैं अफ्रीका चली जाऊंगी और वहां जाकर नई लाइफ शुरू करूंगी। एटलीस्ट मुझे शादी कराने के लिए वो लोग वहां तक तो नहीं आएंगे। अच्छा, अब एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुमने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है तो मैं क्लब ऑफ एमी के सारे फाइटर्स को हरा दूंगा। आप सच बोल रहे हैं ना? कहीं बस ऐसे ही ज्यादा स्मार्ट तो नहीं बन रहे हैं ना? अब मैं स्टेज 1 के लेवल 2 पर पहुंचूं तो उन्हें शायद हरा पाऊं। आप लेवल 1 पर ही हैं, प्रिया ने कहा। प्रिया को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। लेवल 1 पर क्या प्रॉब्लम है? क्या लेवल 1 वाला लेवल 2 को नहीं हरा सकता? अच्छा ठीक है, आप किसी को भी हरा सकते हैं, अब ठीक है? प्रिया ने हंसते हुए कहा, पर वो मन ही मन ये ठान चुकी थी कि वो सिर्फ आहान पर भरोसा नहीं करेगी और अगर किंग कॉन्ग क्लब आज हार गया तो वो आज रात को ही मनाली छोड़कर चली जाएगी। चलिए अंकल, अब चलते हैं, फाइट शुरू होने वाली है। प्रिया को भरोसा था, इसलिए लास्ट में जाने वाले वैभव की जगह आहान को भेजा गया था। आहान को लास्ट में भेजने का कारण सिर्फ इतना था कि वो पहले ही 4 खतरनाक फाइट्स देखकर खुद ही लड़ने से मना कर दे। सबसे पहले स्टेज पर किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से पारस गया, जो किंग कॉन्ग क्लब का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट था। उसे भेजने का कारण ये था कि उसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा थे और अगर कोई उसका पहला मैच जीत जाए तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पारस, रिंग में आओ, पहला मैच तुम लड़ोगे। सुमित जी, जो मैच के कोऑर्डिनेटर थे और किंग कॉन्ग क्लब के सबसे पुराने मेंबर थे, उन्होंने कहा। पारस बहुत सालों से स्टेज 1 के लेवल 2 पर था और बहुत सारी फाइट्स में हिस्सा ले चुका था। क्लब ऑफ एमए की तरफ से कौशल आया। पिछली बार पारस ने कौशल को बुरी तरह हराया था। पापा, ये तो कौशल है,
इसे तो पारस हरा ही देगा। भले ही पिछले साल कौशल हार गया हो, पर इस साल बात अलग थी। आहान देख पा रहा था कि इस बार कौशल अच्छे से प्रिपेयर होकर आया है। अब पारस और कौशल रिंग में पहुंचे। कौशल, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम पर थोड़ी दया दिखा दूंगा। अगर जिंदा बचना है तो रहम मत दिखाना, कौशल ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इससे पहले माहौल और गर्मी वाला होता, सुमित ने बेल बजाई और राउंड शुरू होने की चेतावनी दी। जैसे ही राउंड शुरू हुए, पहला हमला कौशल ने किया था। कौशल का पंच पारस को बहुत जोर से पड़ा था। इससे पहले कि पारस कौशल पर हमला कर पाता, कौशल ने एक और वार किया। कौशल पारस को उठा कर पटक रहा था। लास्ट में सुमित को फाइट रोकनी पड़ी। बस ऐसे ही कौशल ने किंग कॉन्ग क्लब के 3 मेंबर्स को बुरी तरह हरा दिया था। डोंट वरी, अब सुमित फाइट करेगा, दिलीप ने कहा। सुमित फाइट कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा फाइटर भी था। वो दिलीप का सबसे भरोसेमंद स्टूडेंट था। अब इस कौशल को सुमित भैया मजा चखाएंगे, प्रिया ने कहा। वो तो वक्त ही बताएगा, आहान ने कहा। आहान बहुत देर से कौशल की मूव्स को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी मूव्स विनर मूव्स थे। जैसे आहान ने सोचा था वैसे ही हुआ। कौशल ने सुमित को भी हरा दिया। खत्म, सब खत्म। अब मुझे भागने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने फाइट करना शुरू भी नहीं किया है। सुमित भैया उसे हरा नहीं पाए, आप कैसे हराओगे? अब कौन आने वाला है स्टेज पर? कौशल की आंखों में चमक और आवाज में जोश था। कोई है जो मुझसे लड़ेगा? मैं लड़ूंगा तुमसे। तुम पागल हो गया? कौशल ने आहान से कहा। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, इसमें पागल किसे हुआ? पता नहीं है इतनी अकड़ में क्यों है। कौशल का एक पंच इसकी जान भी ले सकता है। वहां जितने भी लोग थे सब आहान को जज करने लगे थे। जब सब ये बातें कर रहे थे, तब जोर से एक आवाज आई। इस आवाज से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। स्टेज पर आहान अकेला था और कौशल कहीं नजर नहीं आ रहा था। कौशल पर सबको भरोसा था, पर अब वो स्टेज पर ही नहीं था। आहान एक कॉन्फिडेंट फाइटर की तरह वहां रिंग में अकेले खड़ा था। कौशल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि आहान के पंच से वो रिंग से 10 मीटर दूर जाकर गिरा था। सब शॉक थे। मास्टर दिलीप, ये कौन है? इसका बैकग्राउंड क्या है? मास्टर अक्षय, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका कुछ भी नाम नहीं पता, तो आप मुझ पर विश्वास करोगे? तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता? पर अक्षय, वो आदमी आपको जानता है, दिलीप ने कहा। आपके कहने का क्या मतलब है? अक्षय ने पूछा। दिलीप ने अक्षय को सारी बात बताई और अक्षय सोचने लगा कि क्या उसने आहान को कभी कहीं देखा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। अक्षय की तरफ बढ़ रहा था। अक्षय के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। सबने एक लंबी सांस ली। प्रिया ने अपने हाथ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। पापा, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का कौन है और इसकी अक्षय से क्या दुश्मनी है। मैं मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर हूँ, मुझे इस तरह कोई नहीं हरा सकता। अक्षय ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इसके बाद उसने खड़े होने की कोशिश की। वो घुटने के सहारे बैठकर तो बिल्कुल नहीं हार सकता था। क्या हुआ, उठने की कोशिश कर रहे हो? आहान ने पूछा। मेरे भाइयों के साथ याद है तुमने क्या किया था? 3 साल पहले हुए हमले में आहान को जिन लोगों ने बचाया था, उनसे लड़ते वक्त अक्षय बहुत बेरहम था। आहान इतने सालों में वो दिन कभी नहीं भूला था। आहान को लग रहा था कि अक्षय खुद को बचाने के लिए उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। तुमसे लड़ते लड़ते मेरे बहुत भाइयों ने अपनी जान गंवाई थी, अब तुम्हारी बारी है, आहान ने कहा। आहान ने जैसे ही ये बात कही, अक्षय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वो वापस आ चुका है। तुम वो 3 साल पहले जिस पर हमला हुआ था वही हो? अक्षय ने कहा। पर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हालत तो उस दिन बहुत खराब थी और सबने कहा था कि तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिल रही थी। फिर 3 साल पहले एक रात मनाली के मार्शल आर्ट क्लब में एक फोन आया था, जिस पर किसी ने ऑर्डर दिया था कि उन्हें स्टेज 2 के लेवल 2 पर जो इंसान है उसे मारना है। जो भी उस इंसान को मारने में कामयाब होगा उसे 10 करोड़ दिए जाएंगे। इस वक्त सबको सिर्फ पैसे नजर आ रहे थे। उस दिन रात को सबने अपना मुंह कपड़े से ढका और हमला करने पहुंचे, और आहान के ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था।
उसकी ताकत मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से भी 50 गुना ज्यादा थी। उसने एक एक करके सबके हमलों से अपना बचाव किया और साथ ही उन पर अटैक भी किया। उस वक्त अक्षय में आहान से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो बस दूर से सब देख रहा था। आहान की मदद करने के लिए वहां कुछ और भी लोग पहुंचे। अक्षय ने आहान को तो कुछ नहीं किया था, पर बाकी के लोगों पर बहुत बेरहमी से हमला किया था। जब उसने आखिरी आदमी को घायल किया, तब वो वहां से तुरंत भाग गया था। जब 3 दिन बाद किसी ने उसे बताया कि आहान को खाई में फेंक दिया गया है, तब उसकी जान में जान आई थी। क्या हुआ? किसको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी थी तुम्हारी वजह से, वो सब याद आ गया तुम्हें? तुम तो नहीं मरा मैं जिंदा हूं, पर तुम बचे कैसे? वो सब जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम में अटैक करने की हिम्मत है? अक्षय, क्या तुम अपनी गलतियां मानते हो? मैं अपनी गलतियां जानता हूं और मानता भी हूं। अच्छा है कि तुमने अपनी गलतियों को मान लिया। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। आज के बाद तुम कभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे, और अगर तुमने कभी ऐसा किया और मुझे पता चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आहान की ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। अक्षय के लिए मार्शल आर्ट ही सब कुछ था। मैं आज के बाद कभी भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो आहान रायजादा मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, मैं उसे मंजूर करूंगा। जब आहान वहां से जाने लगा, उसने प्रिया की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। जब आहान वहां से चला गया था, तब प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने बेटे के आंसुओं का कारण दिलीप अच्छे से जानता था। प्रिया हमेशा कहती थी कि वो किसी बहुत ताकतवर इंसान से ही शादी करेगी। आहान की ताकत उन्हें मुसीबत में डाल सकती थी, इसलिए उन दोनों का रिश्ता होना सही नहीं था। प्रिया भी इस बात को अच्छे से समझती थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, क्या ये कभी वापस आएंगे? पापा, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी प्रिया। हम इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो हमारी बराबरी का नहीं है, और अगर वो तुम्हें मिल गया तो तुम क्या कर लोगी? पापा, मैंने उनसे शादी के बारे में नहीं सोचा है, और मैं कभी ऐसा सोचूंगी भी नहीं। मैं बस उनसे मिलना चाहती हूँ और उनके बारे में और जानना चाहती हूँ। पापा, आपने मेरा इतने साल ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू। मैं हमेशा बहुत खुश रही हूँ, पर अब मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल है प्रिया, तुम कैसे डील कर पाओगी? मैं कर लूंगी पापा, हर मुश्किल से मैं लड़ लूंगी। आपने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर अपना ध्यान रखना और जब मन करे वापस आ जाना। थैंक यू पापा, I'll make you proud। जब तुम आहान से मिलो तो उसे थैंक यू जरूर कहना। आहान की ताकत कमाल की थी। उसका बॉडी पोस्चर देखकर पता चल रहा था कि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, पर फिर भी कौशल रिंग से दूर जाकर गिरा था। जब कोई कुछ नहीं बोल रहा था और हॉल में बिल्कुल सन्नाटा था, तब आहान ने कहा, क्यों ना तुम चारों मुझसे एक साथ फाइट करो। सब लोगों में एक बार फिर हलचल मच गई। आहान की ये बात सुनकर क्लब ऑफ एमए के लोगों का मुंह बन गया। अरे मैं तुम सबके साथ इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं जल्दी में हूं। जल्दी में? आहान की इस बात का साफ मतलब था कि वो उन चारों को हराने में ज्यादा वक्त नहीं लेगा। क्या तुम सच में हम चारों के साथ एक साथ लड़ना चाहते हो? एक फाइटर ने अपना गुस्सा पीते हुए पूछा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? ठीक है, अगर तुम मजाक नहीं कर रहे हो तो फिर बाद में मत पछताना। हम चारों में से कोई भी तुम पर रहम नहीं करेगा। ठीक है, फिर आ जाओ। अंकल, सबकी ये बातें सुनकर प्रिया घबरा गई। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं प्रिया। क्लब ऑफ एमए के चारों फाइटर्स रिंग में आए और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। फिर आहान ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। किंग कॉन्ग क्लब आहान रायजादा। क्योंकि आहान किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से लड़ रहा था, उसे उनका नाम लेना पड़ा। स्टेज के नीचे सबके एक्सप्रेशंस बहुत अलग थे। किसी ने भी आहान रायजादा नाम नहीं सुना था। अक्षय भी सोच रहा था कि उसने ये नाम पहले कभी सुना नहीं था। फाइट शुरू हुई। उन्होंने शुरू से ही आहान को चारों तरफ से घेर लिया था। एक पंच हवा को चीरते हुए आहान के नाक के पास आया और आहान ने खुद को अच्छे से डिफेंड किया।
इतना ही नहीं, इससे पहले कोई कुछ और कर पाता। आहान का एक पंच एक फाइटर के मुंह पर पड़ा और वो भी रिंग के बाहर कौशल के पास जा गिरा। सन्नाटा, पूरे हॉल में एक डरावना सन्नाटा छाया था। अब स्टेज पर 1 वर्सेस 3 था। जैसे ही एक ने बोलना चाहा, वो अपनी पूरी बात कर पाता, उससे पहले ही आहान ने उसके पेट पर लात मारी और अपने पैरों से अटकाकर उसे बुरी तरह से नीचे गिरा दिया। फिर आहान ने उसे उठाया था और उसे भी कौशल के पास फेंक दिया था। जैसे ही आहान ने अपने कदम बाकी दो की तरफ बढ़ाना शुरू किए, उन्होंने तुरंत हार मान ली और स्टेज से भागने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि आहान कोई मामूली इंसान नहीं था। उधर स्टेज के नीचे खड़े अक्षय की आंखें गुस्से से लाल थी। उसके 5 स्टूडेंट्स इस कदर हारेंगे, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उधर दिलीप के चेहरे पर हैरानी, चिंता और खुशी सब थे। आहान जब स्टेज से नीचे उतरा था, तब सबके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट थी। किंग कॉन्ग क्लब का हर सदस्य उसे इज्जत से देख रहा था। जो सबसे ज्यादा खुश थी, वो थी प्रिया। अंकल, आप अमेजिंग हैं, यू आर टू गुड। दिलीप ने आहान का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, यंग मैन, मैंने कभी भी आप जैसा फाइटर नहीं देखा। आपकी स्ट्रेंथ कमाल की है। पहले मैंने जो कुछ भी कहा था, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। मास्टर दिलीप, आप बहुत अच्छे हैं। ये क्लब ऑफ एमए के फाउंडर और टीचर हैं, मास्टर अक्षय। दिलीप ने आहान और अक्षय का परिचय करवाया। मैं इन्हें जानता हूं। तुम मुझे कैसे जानते हो? कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर अक्षय? आप मुझे नहीं पहचान रहे? ये बहुत अजीब बात है, पर माफ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। पर अगर आप मुझे जानते हैं और मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो मुझे बताइए। जितना कि मुझे याद है, मेरी वजह से कभी किसी चींटी को भी तकलीफ नहीं हुई है। तो फिर मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? कभी कुछ गलत नहीं किया है आपने। आप कहना क्या चाहते हैं? अच्छा, तो अब आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं कुछ नाम लेता हूं, आप गौर कीजिए ये सब कौन है। इतना कहकर आहान ने कुछ नाम दिए। जिस तरह से आहान उनके नाम ले रहा था, सब समझ गए थे कि वो उसकी जिंदगी का खास हिस्सा रहे होंगे। यंग मैन, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। नहीं जानते तुम इन सबको? आहान ने फिर से पूछा। आहान ने जितने भी नाम लिए थे, वो सब मामूली लोग थे। सब अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरी करने की मेहनत कर रहे थे। 3 साल पहले जब आहान पर हमला हुआ था, तब इन्हीं लोगों ने उसके लिए अक्षय और उनके साथियों से फाइट किया था। अक्षय और उसके साथी मार्शल आर्ट में ट्रेन थे, पर फिर भी उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा था। अपनी जान पर खेलकर इन लोगों ने आहान को बचाया था और वहां से दूर लेकर आए थे। अब क्योंकि तुम उन्हें जानने से इनकार कर रहे हो, तो फिर आहान ने इतना कहा और अक्षय को पंच किया। आहान के इस पंच से फाइटिंग हॉल का माहौल फिर से बदल गया था। उधर अक्षय इस पंच के बाद खुद को संभाल रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सच में इन लोगों को नहीं जानता। तुम इन्हें नहीं जानते, इसलिए तुम मरना ही डिजर्व करते हो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब समझ आ जाएगा। आहान का अक्षय को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। अक्षय और आहान का गुस्सा अब इस लड़ाई को कहां लेकर जाएगा? क्या अक्षय अपनी गलती मानेगा या सच में वो इन सबको नहीं जानता? क्या आहान अपने आप पर हुए हमले के बारे में बातें जानेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।